प्रसिद्ध कवि तथा नाटककार कालिदास ने अपने मेघदूत में रामगढ़ को रामगिरी कहा है। आप देख सकते हैं पहाड़ दूर से एक विशाल हाथी की तरह नज़र आ रहा है, इसलिए इसे हाथी पहाड़ भी कहा जाता है। जोहार साथियों, आप देख रहे हैं सीजी बोली 36। आज के वीडियो में खूबसूरत रामगढ़ पहाड़ की ऐतिहासिक एवं पौराणिक जानकारी प्रस्तुत है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रामगढ़ के इन गुफाओं में दफन एक प्यारी प्रेम कहानी है। यह प्राचीन ब्राह्मी लिपि में उकेरा गया जोगीमाड़ा गुफा शिलालेख कहता है। महान चित्रकार देवदीन एवं नर्तकी सुतनुका की प्रेम कथा यहाँ की गुफाओं में उत्कीर्ण है। रूपदक्ष देवदीन ने इस प्रेम प्रसंग को भित्ति पर अभिलेख के रूप में सदैव के लिए अंकित करा दिया, ताकि इस स्थान पर उसकी नाट्य प्रिया सुतनुका का नाम अजर अमर हो जाए। इसे दूसरी तीसरी सदी में लिखा प्रेम संदेश कह सकते हैं, जिससे सुतनुका एवं उसके प्रेमी देवदीन के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि नाट्यशाला का संचालन सुतनुका देवदासी करती थी। गुफाओं में आश्चर्यजनक सुंदर कलाकृतियाँ रूपदक्ष देवदीन ने किया है। वह दूसरी तीसरी शताब्दी का महान चित्रकार था। यह भी कहा जाता है कि इस गुफा में उस समय क्षेत्रीय राजाओं द्वारा भजन कीर्तन और नाटक आदि करवाए जाते रहे होंगे। ठीक इसी तरह की प्रेम कहानी का वर्णन करने के लिए संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार तथा कवि कालिदास ने मेघदूत की रचना कर डाली। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें मेघ ने दूत का कार्य किया है। इसमें धनपति कुबेर द्वारा अपने एक यक्ष को अपने नगर अलकापुरी से निष्कासित कर दिया जाता है और वह इसी रामगिरी पर बने आश्रम में रहने लगता है। वह किसी प्रकार तो 8 महीने व्यतीत कर लेता है, किंतु जब वर्षा ऋतु आती है तब उसकी पत्नी यक्षी के विरह में व्याकुल हो उठता है। ऐसे में वह अपने पत्नी के पास संदेश पहुंचाना चाहता है और वह मेघ से प्रार्थना करता है और उसे विभिन्न स्थानों की जानकारी देता है, जहां से गुजरकर वह निश्चित स्थान पर पहुंच सकता है। इन गुफाओं का गौरव इसलिए भी अधिक है क्योंकि कालिदास ने विख्यात रचना मेघदूत यहीं लिखी थी। आज भी यहाँ हर साल आषाढ़ के महीने में बादलों की पूजा की जाती है। इसके लिए हर साल प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन होता है। हर साल उस समय आसमान में काले काले मेघ उमड़ आते हैं। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का वनवास के दौरान दंडकारण्य के इस प्रवेश द्वार रामगिरी में निवास करना, इसे त्रेता युग के साथ भी जोड़ा जाता है। जी हाँ, यही दंडकारण्य के प्रवेश द्वार है। यहीं ऋषि सर्भंग का आश्रम माना गया है। सर्भंग ऋषि एक महान तपस्वी थे। तपस्या करते करते वे वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे। जब उनके शरीर का त्याग के समय निकट आ चुका था, तभी उनकी श्री राम से भेंट हुई थी, जिससे उनका जीवन सफल हो गया था। पासी मैनपाट के समीप थार पहाड़ियों से मार नदी प्रवाहित होती है, जिसका किनारा लेकर श्री राम सर्भंग ऋषि के निर्देशन में ही आगे बढ़े थे। श्री रामचंद्र जी का वनवास काल में माता सीता के साथ पहाड़ के एक गुफा में निवास करने के कारण उत्तरी गुफा को सीता बेंगरा का नाम दिया गया है। माना जाता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने छत्तीसगढ़ के सीतामढ़ी हरचौका से प्रवेश किए थे। हरचौका में कुछ समय बिताने के बाद वे मवई नदी होते हुए रापा नदी पहुँचे। फिर सीतामढ़ी से रापा नदी के रास्ते घाघरा पहुँचे। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद घाघरा से कोटाडोल पहुँचे। वहाँ से वे नेउर नदी के किनारे बने छतौड़ा आए। छतौड़ा आश्रम से देवशील होते हुए तीनों सोनहत पहुँचे, जहाँ हसदो नदी का उद्गम स्थल है। हसदो नदी के किनारे चलते चलते अमृत धारा पहुँचे। कुछ दिन रहने के बाद अमृत धारा से जटाशंकरी गुफा, फिर बैकुंठपुर होते हुए पटना देवगढ़ आ गए।
आगे सूरजपुर में रेड नदी के तट पर पहुँचे। सारासोर जलकुंड से महान नदी के किनारे किनारे चलते हुए उड़गी पहुँचे, जहाँ रकसगंडा में हजारों राक्षसों का वध किए। फिर विश्रामपुर के रास्ते अंबिकापुर के पिलखा पहाड़ से गुजरते हुए यहाँ रामगढ़ के सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा में कुछ महीने गुजारे। यहाँ से सरभंग ऋषि के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। फिर महेशपुर में ऋषियों का मार्गदर्शन लेकर चंदन मिट्टी गुफा में पहुँचे। बड़े दमाली और सरभंजा गांव रेड नदी के किनारे से आए थे। फिर मैनपाट की पहाड़ियों से बहने वाली मैनी और मार नदी से होते हुए देउरपुर पहुँचे। फिर किलकिला से धर्मजयगढ़ पहुँचे। इसके बाद अम्बे टिकरा होते हुए चंद्रपुर पहुँचे। इस तरह सरगुजा और जसपुर क्षेत्र में 3 साल बीत गए। रामगढ़ के इन गुफाओं में से एक गुफा प्राचीन नाट्यशाला हुआ करती थी, जहाँ पर कालिदास के नाटकों का प्रदर्शन किया जाता था। मान्यता है कि यहाँ पर स्थित सीता बेंगरा गुफा एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। गुफा के मंच पर की गई छोटी सी आवाज़ भी काफ़ी बड़ी परिवेश में साफ साफ सुनाई दे सकती है। गुफा में कुछ छेद भी बने हुए हैं, जो शायद इको साउंड या किसी प्रकार के पर्दे लटकाने हेतु इस्तेमाल किए जाते रहे होंगे। बाद में शोधकर्ताओं ने प्रमाणित किया कि हाथीपोल एशिया की सबसे प्राचीन शैल नाट्यशाला है। सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफा नेपथ्य के रूप में ग्रीन रूम था, जहाँ पर नाटक के पात्र साज सज्जा एवं वेशभूषा की तैयारी करते थे। इसके बाद नीचे बगल से होते हुए हाथीपोल नाट्यशाला तक पहुँचते थे और इसके एक छोर में बने मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। जोगीमारा गुफा जो सीता बेंगरा के पास स्थित है। इस गुफा की लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई 9 फीट है। इसकी दीवारों के अंदर चिकनी वज्र का प्लास्टर किया गया है। गुफा की छत सुंदर कलाकृतियों से ढकी हुई है। इन चित्रों में तोरण, अक्षर, फूल, पशु पक्षी, नर, देव, दानव, योद्धा और हाथी आदि हैं। इस गुफा के चारों ओर चित्र के बीच में बैठी 5 युवतियों के चित्र हैं। ये आश्चर्यजनक कलाकृतियाँ गुजरते वक्त के साथ मिट से जा रहे हैं। इस गुफा में ब्राह्मी लिपि की कुछ पंक्तियाँ उकेरी गई है। सीता बेंगरा की यह नाट्यशाला ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी की है, जो पत्थरों को काटकर बनाई गई है। इसकी दीवारें सीधी तथा द्वार गोलाकार हैं। गुफा में प्रवेश करने हेतु दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। नाट्यशाला को प्रतिध्वनि रहित करने के लिए छेद भी बनाए गए हैं, जिससे गुफा के अंदर बातचीत या किसी तरह के आवाज़ करने पर दूर तक सुना जा सकता है। इस गुफा में गुप्तकालीन अभिलेख है। मान्यता है कि इसके बाहर जो 2 पाँव के निशान हैं, उसका मतलब है कि यहाँ 2 ग्रीन रूम थे, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए, जो नाटक के दौरान तैयार होने के लिए इस्तेमाल करते थे। सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा के नीचे सुरंग है, जो लगभग 39 मीटर लंबी है और 17 मीटर ऊंची है। इसमें बहुत ही शुद्ध और ठंडी वायु प्रवाहित होती है। अंदर प्रवेश करते ही थकान मिट जाती है। इसकी आंतरिक ऊंचाई इतनी है कि एक हाथी आसानी से इसमें से गुजर सकता है। इसे हाथी पोल के नाम से जाना जाता है। पहाड़ से पानी का रिसाव होता है और सुरंग के अंदर एक कुंड में जमा होता है। इस कुंड को सीता कुंड के नाम से जानते हैं। कवि कालिदास द्वारा मेघदूत की पहली पंक्ति में सीता कुंड का वर्णन किया गया है। यक्षत्रे जनकातनीय स्नान पुण्योदकेषु। इस कुंड में शुद्ध और ठंडा पानी होता है। दर्शकों, सचमुच रामगढ़ पहाड़ में आकर ऐसा लग रहा है मानो पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थल आंखों के सामने जीवंत हो उठा।
अभी बहुत कुछ देखना और जानना बाकी है। आज का वीडियो बस यहीं तक था। मिलता हूँ रामगढ़ पार्ट 2 लेकर, जिसमें राम जानकी मंदिर, चंदन गुफा, दुर्गा गुफा, प्राचीन तालाब एवं खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलेगा। साथ ही संबंधित जानकारी भी मिलेगी। तो इंतज़ार कीजिएगा भाग 2 का। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।